आप कहाँ होते हैं उस दिन की डिसीजन मेरे इशू से डिफरेंट टीचर की ऑन पे मेरे सामने जीएस का और कॉस्ट के लिए स्टॉप कर दीजिए बस कॉल भी रहेगी स्टॉप भी रहेगी ठीक है अब इसके रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ऐसे अभी तो मुझे सारे एडमिट ऑन कर लिए ना मैंने स्टार्ट वीडियो है वीडियो स्टार्ट हाँ शुरू से वीडियो बाकी लोगों ने म्यूट किए हुए ना ऑलरेडी कुछ हाँ नहीं कराने शेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास हो रही है और जैसे ये डॉक्यूमेंट्स की चाहिए आपके नीचे का मैं आपको निकाल के दे दूँगा हाँ जूम में ना यहाँ से आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग ये तो अभी चल रही है ना जी अभी चल रही है नंबर लेना अभी कॉल पे उठा के नंबर ओके क्लास अस्सलाम वालेकुम लास्ट लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और आज हमें जो कंटिन्यू करना है वो भी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है इसमें जो बताने की बात है वो ये कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मल्टीपल राउंड होगा वो मल्टीपल राउंड इस तरह से है कि थियोरेटिकल एज वेल एज द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डेटा एनालिसिस से रिलेटेड होंगे और हमें वन बाय वन ये देखना होगा कि डिफरेंट मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हाउ कैन वी अप्लाई ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स को स्टडी करते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको तो आप देख सकते हैं अगर ये हाँ आपके सामने है कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अब कुछ बेहतर हुई कुछ बोले? अब कुछ बेहतर हुई आवाज़ हाँ थोड़ी बेहतर। ओके तो is that branch of statistics which summarizes, presents, and analyzes the great bodies of statistical data for describing their silent features. ये जो statistical data है इसके ऊपर आप जो एनालिसिस करते हैं उसको क्या करते हैं आप समराइज करते हैं प्रेजेंट करते हैं उसका एनालिसिस करते हैं ये तीनों टर्म्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ समराइजेस का मतलब देखिए एक ह्यूज डेटा है आपके पास बिग डेटा है तो अगर मैं उसको देखूं तो वो जस्ट लाइक अ गार्बेज होगा मतलब एक ऐसा गार्बेज बैग होगा जिसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको
अगर मैं इस बोर्ड पर या इस प्रोजेक्टर पर बहुत सारे नंबर्स रैंडम ऑर्डर में लिखना शुरू कर दूं, तो वो है तो डेटा, लेकिन आपके सामने मीनिंगलेस होगा वो। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि उस पर कुछ एनालिसिस करते हैं, ताकि उसमें मौजूद जो हिडन इंफॉर्मेशन है या हिडन फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करके सामने ले आए। ठीक है, इस वक्त जब हम ये काम करते हैं तो उसको हम समराइज करते हैं, उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। वो प्रेजेंटेशन समटाइम टेबुलर फॉर्म में होती है, समटाइम ग्राफिकल फॉर्म में होती है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। और एनालाइज जो करते हैं उस डेटा को, वो हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो स्टडी करेंगे, जो लर्न करेंगे, उससे एनालाइज करते हैं। Statistical inference, sometimes it is also known as the inductive statistics. Statistical inference का मतलब होता है कि आप डेटा से जो वैलिड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। We draw the valid conclusions from the statistical analysis। मतलब रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को जब आप कंक्लूड करते हैं और इस तरह कंक्लूड करते हैं कि वो वैलिड कंक्लूजन होते हैं। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अब क्या कह रही है आवाज का? आहिस्ता आ रही है काफी। तो हेडफोन्स वगैरह यूज कर लेना। बेटा हेडफोन इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और तो इसका इशू ये है कि किसी को भेजे आईटी में से। जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं उन तक वॉइस क्लियर नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही है। क्या वो ओके, मैंने किसी को कहा है, देखिए अभी शुरू करते हैं ताकि आपके पास वॉइस क्लियर हो और लाउड हो। Statistical inference deal with the drawing valid conclusions about the population parameters along with an extent of their reliability on the basis of sample data। कहते हैं कि valid conclusions जो हम draw करते हैं वो about the population parameters, ये जो term use कर रहे हैं population parameters की, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस डेटा पे काम कर रहे हैं उसका कोई एक पैरामीटर या डिफरेंट पैरामीटर्स कंसीडर करें और उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करें। तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आप अप्लाई करते हैं तो
सैम्पलिंग के प्रोसेस पे करते हैं, यानी उसमें से कोई एक सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल के ऊपर मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, तो उससे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे वो वैलिड कंक्लूजन्स अगर होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी आर परफॉर्मिंग द स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब ही ये होता है कि आप किसी चीज़ को इन्फर करते हैं, किसी चीज़ को से एक रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं। भाई सेकंड एंड पे जहाँ बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन, उन लोगों तक आवाज़ नहीं जा रही है। वालेकुम सर। जी बेटा बोलिए, आवाज़ आ रही है? सर आवाज़ सर थोड़ी कम आ रही है और सर कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कैन यू प्लीज चेक द व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप मतलब ज्वाइन मैं तो अलाउ कर रहा हूँ यहाँ से सबको। सर पता नहीं, दे आर नॉट एबल टू जॉइन द जूम मीटिंग। हैं? इफ यू कैन रीशेयर द सर वो लिंक। कह रहे हैं कि वो वेटिंग में बैठे। एडमिट ऑल किया हुआ है बेटा मैंने। हाँ आप उनको भेजें जो अभी आए थे। सर अभी वैसे आपकी आवाज़ सही आ रही है, आप पहले पढ़ाएं सर। अच्छा जनाब। सर अब आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत दबी दबी आ रही है। आपने जब आईटी वाले बंदे को बुलाया था ना, आप उसी वॉल्यूम में बात करें, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर वो जज्बे वाली आवाज़ थी। वो अच्छा देखिए मैंने माइक ऑफ किया है। अब अगर आप बताएंगे कि किस क्वालिटी ऑफ वॉइस क्या क्या है? सही है सर, सही है। ठीक है। सही है, आवाज़ साफ है। सही आ रही है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये सारे रन टाइम प्रॉब्लम होते हैं और इसमें ये ऑनलाइन क्लासेस का बहरहाल एक इशू है और हमें इसके साथ साथ ही बहरहाल सर्वाइव देखते हैं कि जो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे वो रन टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। सो व्हाट अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ डेटा? ये डेटा की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ये एक एडजेक्ट जैसे होता है ना, एक क्वालिटी है, तो उस तरह की एक पैरामीटर को हम एक एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द जेंडर ऑफ अ पर्सन इज एन एट्रीब्यूट। किसी भी आदमी का जो जेंडर है वो एक एट्रीब्यूट है। दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज जस्ट द एट्रीब्यूट बिकॉज इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। ये मेजरेबल नहीं है ये चीज़। तो एट्रीब्यूट को आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? जो कि मेजरेबल नहीं होगा और उसको एज अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटा कंसीडर करेंगे। बट very next definition is the variable. A variable is something which can be measured. ये डेटा का एक पैरामीटर है एक तरह से, और इसको हम वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ मेजरेबल। ये क्या है? मेजरेबल है। मिसाल के तौर पर हाइट ऑफ अ पर्सन 5.5, 5.6, 6.1। हाइट की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, तो वो वैल्यू जो है हाइट की, उसको हम ये कहते हैं कि ये मेजरेबल क्वांटिटी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द वेरिएबल। अब वेरिएबल के बाद फौरन हम देखते हैं कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। सर हेलो सर। वेरिएबल्स में इधर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। वेरिएबल कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल? डिस्क्रीट का मतलब होता है कंप्लीट होल नंबर में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, जो कंप्लीट नंबर्स होंगे एज अ होल नंबर, तो उनको हम डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं कहता हूँ 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू एक तरह से डिस्क्रीट वैल्यू है। मैं ये नहीं कहूँगा 5.5 स्टूडेंट्स हैं या 6.5 स्टूडेंट्स हैं, ये कभी नहीं कहूँगा। मैं हमेशा ये सर डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो काउंटेबल होता है, मतलब जो स्टेप्स में बढ़ता है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो इन्होंने कहा ना कि डिस्क्रीट इज वन विच टेक्स ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज और वैल्यू इन ए होल नंबर, जो बात आप कह रहे हैं ना। जी सर। देयर इज अ डेफिनेट गैप बिटवीन द टू वैल्यूज, दो वैल्यूज के दरमियान एक डेफिनेट गैप होगा, बट फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएबल, जैसे अभी मैंने कहा एग्जांपल है डिस्क्रीट की, नंबर ऑफ रूम्स, number of people, number of persons, but a continuous variable may be defined as one which can take any value, numerical or fraction, कोई भी value, numerical हो या fraction value हो, आप कोई भी value जो consider करेंगे numerical or fraction within a given interval such as height of person is the continuous variable। अच्छा जनाब, अब आपको देखिए प्रॉब्लम जो आपके पास, जी बेटा डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट की एग्जांपल हमने ये ली थी ना, जैसे नंबर ऑफ रूम्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, ठीक है, और कंटिन्यूस जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन है, कंटिन्यूस हो सकती है ना, तो कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं उसको, न्यूमेरिकल या फ्रैक्शन वैल्यू, जिस तरह की भी हो। जी सर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको अप्रूवल नहीं मिला अभी तक। जी बेटा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, उनको एंटर नहीं जैसे हो जैसे मेरे Zoom। पास आता जा रहा है मैं और फौरन अप्रूव करता जा रहा हूँ। सर आवाज फिर स्लो हो गई। सर एक और बात। जी बोलिए। सर जब क्लासरूम में से कोई फिजिकली कोई सवाल करता है वो भी रिपीट कर दिया करें, ताकि हमें भी, हमारी भी कोई अगर क्यूरी हो तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, इधर ऐसे ही करूँगा वो अभी। हमें उनकी आपकी आवाज फिर हल्की हो गई है। अब देखिए अब कुछ बेहतर नहीं। अच्छा सर अब ठीक, सर अब जब आप दूर जाते हैं अपने लैपटॉप से तब आपकी आवाज जो है यूजुअली कम हो जाती है, वैसे ठीक रहती है। बेटा मैं अब तो कंटिन्यू लैपटॉप पे ही हूँ, मैं नहीं मूव। नहीं सर, जैसे अभी आगे गए थे ना थोड़ी देर, तो फिर जब दूर होते हैं माइक से फिर आवाज कम हो जाती है। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मूव ना हूँ। अच्छा जनाब, क्वेश्चन हमारे पास जो आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है कि एक एग्जाम्पल आपके पास होगी और उस एग्जाम्पल में डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगे। उन स्टेटमेंट्स में कहीं वेरिएबल डिस्क्राइब हो रहा होगा, कहीं एट्रीब्यूट डिस्क्राइब हो रहा होगा, कहीं डिस्क्रीट डेटा डिस्क्राइब हो रहा होगा, कहीं कंटिन्यूस डेटा या कंटिन्यूस वेरिएबल डिस्क्राइब हो रहा होगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि विच वन इज द एट्रीब्यूट, विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रीट वेरिएबल, कौन सा स्टेटमेंट है जो कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो ये आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताने होंगे और उस स्टेटमेंट के बारे में ये बताना होगा कि इस वक्त हम वी आर टॉकिंग अबाउट द attribute, right now we are talking about the discrete data or sometimes सर variable और या फिर continuous variable। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो हम कलेक्ट करते हैं किसी सर भी एट्रीब्यूट नहीं पर्पस के लिए, जो एक सर्वे कंडक्ट करके, एक क्वेश्चनायर डिस्ट्रीब्यूट करके। मैं अगर आज क्लास में एक क्वेश्चनायर डिस्ट्रीब्यूट करूं, एक सर्वे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करूं कि व्हाट इज योर फीडबैक, what is your feedback about the online classes and the quality of online classes। तो इस चीज को अगर हम तो
हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी डेटा की फॉर्म होगी, रॉ डेटा होगा, और कलेक्शन अगर उसकी हम कर लेते हैं तो ये प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा एक ऐसा रॉ डेटा होता है विच हैव नॉट बीन प्रोसेस एट ऑल। आपने उसको प्रोसेस नहीं किया हो, बिल्कुल प्रोसेस नहीं किया, ठीक है, बट आर स्टिल जस्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर। एक तरह से रैंडम डेटा आपके सामने होगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी एक फॉर्म सर्कुलेट करता हूँ और आप सब लोगों से कलेक्ट करता हूँ, आपने उसमें कुछ फीडबैक दिया होगा। वो फीडबैक अगर मैं फॉर्म्स कलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज 100 क्वेश्चनायर वापस मैं कलेक्ट करता हूँ, और ये जो 100 क्वेश्चनायर होंगे उसमें हर क्वेश्चनायर या सर्वे फॉर्म के अंदर 10 क्वेश्चंस है, तो मेरे पास कोई 100, 500, 2000 जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने सर्वे फॉर्म या उतने क्वेश्चनायर कलेक्ट होंगे। अब मुझे उनका एनालिसिस करना है। उनका एनालिसिस करने के लिए जब तक मैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज नहीं करूंगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं सामने आ सकता, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द वॉइस क्वालिटी ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर, तो अब उस पर कोई कहेगा अरे एक्सीलेंट, कोई कहेगा गुड, कोई जो जैसे लोगों का वो होगा। मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी ये कहती है कि पुअर क्वालिटी है, लेट सपोज, तो एक कंक्लूजन ड्रॉ होगा ना, लेकिन उसके लिए मुझे 500 फॉर्म्स को देखना पड़ेगा। फॉर्म्स को देखना, दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये कहते हैं कि प्राइमरी डेटा वो रॉ डेटा है जिसमें सिर्फ हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं और जो प्राइमरी सोर्स से हमारे सामने आता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा आर द डेटा which have already been collected elsewhere। मिसाल के तौर पे मैंने ये सारे फॉर्म्स कलेक्ट किए और ले जाके एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए। प्राइमरी डेटा तो मैंने कलेक्ट कर लिया था, अब मैंने उस दूसरे पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया कि ले जाके मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को दिए और ये कहा कि अब आप इसके ऊपर प्रोसेस करें। तो some other purpose which can be used or adopted for the survey being conducted, यानी अब आप उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेस करेंगे और उससे कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन करेंगे। सर जी बेटा। सर आवाज आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। फोन वाइब्रेशन से हटा दो। सर नॉइज बहुत है। किसी और स्टूडेंट ने अगर माइक अपना ओपन किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, तो आई थिंक उसकी आवाज होगी। यहाँ तो कोई नॉइस नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माय एंड। आपकी आवाज फिर हल्की हो गई है। सर आवाज गॉन। जी आवाज चली गई सर। हेलो हेलो, कौन? जी बेटा। सर आप कंटिन्यू करें, आवाज क्लियर है। सेकेंडरी डेटा वाली इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो। हाँ, इसकी राइट, ये पेन कौन सी राइट पेन है? सर आपकी आवाज चली गई थी सर, अब क्या टेंशन हो रही थी। आवाज तो बताइएगा जरा। अब देखिए, अब आवाज कुछ बेहतर आई। सर बहुत अच्छी आवाज है। सेम ही है। कुछ आवाज बेहतर हुई है। सर आपकी आवाज चली गई है। सर वही आवाज है, मुझे तो कब से वही आवाज आ रही है। आवाज सही आ रही है सर जी। हल्की और हल्की हो आवाज गायब हो गई, गायब। सर हल्की हो गई आवाज आ रही है। पहले फिर भी आ रही थी, अब बिल्कुल हल्की हो गई है। कंटिन्यू करें सर, मजा आ रहा है, अच्छी आवाज। हाँ सर अच्छी आवाज है, लेकिन थोड़ी पिच ऊपर नीचे है, पिच। अरिजीत सिंह है भाई सर। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। अब शायद बेहतर हो। अब बताएंगे आप। सही आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके, secondary data are data which have already been collected elsewhere। secondary data वो डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है किसी जगह से for some other purpose, but
which can be used or adopted for the survey being conducted. यानी ये आप यूज कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं जिस सर्वे से आपने उसको कंडक्ट किया था, तो इसको आप यूज करते हैं सम अदर पर्पस के लिए, ठीक है। ये सेकेंडरी डेटा की टाइप है। यानी प्राइमरी डेटा पे जब फर्दर प्रोसेस होता है ना, तो उसको असल में हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस उसी जिस डेटा पे होगा उस डेटा को हम अब सेकेंडरी डेटा कहेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा डेटा प्रेजेंटेशन का है। मैं अगर यहाँ बोर्ड पर रैंडम पैटर्न में नंबर्स या डेटा को लिखना शुरू कर दूं तो वो मीनिंगलेस होगा बिल्कुल। लेकिन अगर मैं उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करता हूँ, टेबुलर फॉर्म में, और मिसाल के तौर पर टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए मैं किसी कॉलम्स में और रोज के अंदर डेटा को प्रेजेंट करता हूँ टेबुलर फॉर्म में, या अरेंजमेंट उसका एक ऑर्डर में प्रेजेंट करता हूँ, तो अब जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होगी वो उससे आप मोर इंफॉर्मेशन ले सकेंगे इन अ लेस टाइम, कम से कम वक्त में। यहाँ एक ग्राफ बना दूँ मैं और उस ग्राफ में हिस्टोग्राम हो, तो सिंपल हिस्टोग्राम्स की जो लाइंस होंगी, यानी जो पैरेलल लाइंस हैं या जो उसके बार्स हैं, उनको देखते हुए आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब है नंबर ऑफ पीपल्स इस कैटेगरी में जो लाई कर रहे हैं वो इतने हैं, इस कैटेगरी में जो लाई कर रहे हैं वो इतने हैं। तो हम बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं और बहुत इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस डेटा के अंदर से बहुत लेस टाइम पीरियड में, बहुत लेस टाइम के अंदर, कम वक्त के अंदर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो टेबुलर फॉर्म होगी, और द सेकेंड वन इज ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक। The arrangement of raw data in an ascending or descending order of magnitude is known as an array. Frequency distribution का तो आप सबको पता है, you all know very well कि we present the data in terms of the frequency। तो वो फ्रीक्वेंसी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है अबाउट द होल डेटा, पूरे डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, अब देखिए डेटा आपके पास गिवन है, मिसाल के तौर पर मैं नंबर्स लिखना शुरू कर दूं। नंबर जब मैं लिखता हूं तो उस सूरत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सीरीज बना दी मैंने। तो अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। तो इस वक्त आप उसको क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द मेकिंग ऑफ एरे। आप क्या बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, ठीक है, डेटा एरे बना रहे हैं। ये डेटा एरे क्यों बनाते हैं? अगर हमें इफ वी वांट टू प्रेजेंट आवर डेटा बाय द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इफ वी वांट टू एक्सप्रेस आवर डेटा बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों सूरतों में डेटा की एरे अगर आप बनाएंगे तो आप डेटा को बहुत इजीली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेटा एरे, फ्रीक्वेंसी एरे और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे तो नंबर वन, वी नीड टू मेक द डेटा एरे। दूसरी चीज ये कि जो डेटा एरे है उसी के अंदर फिर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उससे जो एरे बनती है दैट इज आल्सो नोन एज द फ्रीक्वेंसी एरे। और फिर फाइनली हमारे पास है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है डेटा एरे के ऊपर कि जिसके थ्रू हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर फ्रीक्वेंसी एरे बता दें एक दफा।
वापस। फ्रीक्वेंसी एरे का मतलब ये होता है कि आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया कि कौन सी डेटा की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन से डेटा की फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूंगा तो आपको फ्रीक्वेंसी एरे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल से भी समझाता हूँ। ओके क्लास स्क्रीन शेयर मैंने कर ली है। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त उनके सामने नया लेक्चर नंबर 2 आ रहा होगा और इसमें एक एग्जाम्पल से ही हमने स्टार्ट किया। अभी एक क्वेश्चन भी रेज किया था एक बच्चे ने कि प्लीज़ एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी एरे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी एरे क्या चीज़ है, डेटा एरे क्या चीज़ है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस की जाती है। ये डेटा गिवन है, ये रैंडम डेटा है। मैंने सिर्फ इसको एक टेबल की फॉर्म में एक्सप्रेस तो किया है, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन नहीं है एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से। ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर देखा जाए तो कॉलम वाइज अगर हम देखें तो कॉलम वाइज मैं ये कह सकता हूँ कि 26, 28, 29, 31, 32 अगर कॉलम वाइज हम देखें तो फिर इस तरह से ये अरेंज हुआ है एक असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर ये रैंडम भी होता और नंबर्स के दरमियान कोई सीक्वेंस नहीं होता तो पहला काम मुझे करना पड़ता, उसकी एरे बनानी पड़ती। इस वक्त एक तरह से एरे बनी हुई है, ठीक है, ये एरे बनी हुई है। अब मुझे करना क्या है, मेक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्सप्रेस करना है और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये दोनों काम मुझे करने हैं। तो अब उसके लिए मैं सिंपल नंबर्स लेता हूं और उनके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी मार्क करना शुरू करता हूं। गौर से देखिएगा, 26 पूरे डेटा में कितनी दफा ऑब्जर्व हो रहा है, 1 टाइम। आगे फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर दी 1। 28 कितनी दफा ऑब्जर्व हो रहा है, 1 टाइम। फ्रीक्वेंसी बता दिया आपने क्या है फ्रीक्वेंसी। अब इस पूरे डेटा को देखते चले जाएं 26 से लेके 55 तक, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने एक्सप्रेस कर दी। जो फ्रीक्वेंसी आपने एक्सप्रेस की है इसको आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इसको, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस वक्त मुझे एक बात याद आई है, इस वजह से मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपके LMS पर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आर ऑलरेडी अपलोडेड, मैंने अपलोड कर दिए। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम बोथ लेक्चर फ्रॉम LMS। और इसके साथ मैं अब कुछ वीडियो लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो वीडियो लिंक्स हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। और जैसे जैसे आप लोगों को मैं टॉपिक जो पढ़ाता जाऊंगा उससे रिलेटेड कुछ वीडियो लिंक्स शेयर करता जाऊंगा। वो वीडियो लिंक्स या तो जीमेल ड्राइव पर होंगे या यूट्यूब पर होंगे, जो मेरी अपनी बनाई हुई वीडियोस होंगी। और उन वीडियोस को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब देखने के लिए, उस टॉपिक की फर्दर एलैबोरेशन के लिए, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ
इस क्वेश्चन में अब इन्होंने कहा है कि सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमने बना दी। So any question regarding this frequency distribution, simple frequency distribution? देखिए अभी तो हम बहुत No, फंडामेंटल sir. टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं ना। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जाहिर है यहाँ बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं all are aware about the simple frequency distribution. Even you are also aware about the group frequency distribution, but these are the part of our course outline and most of the students are already aware. But हो सकता है कि few students ऐसे हों जो ज़ाहिर है बिल्कुल first time introduction to statistics, देखिए ना, the course title is introduction to statistics and we all know that कि introductory सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, किसी भी इंट्रोडक्टरी कोर्स की बात करते हैं, तो उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलते हैं। तो सम टाइम ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें आपको जो ऑलरेडी क्लियर होंगी लग रहा होगा कि हमें दोबारा पढ़नी पड़ रही हैं, लेकिन उसमें बहरहाल कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जो अवेयर ना हो उस चीज़ से, जिनको ना मालूम हो, तो हमें ज़ाहिर है उस कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमने बना लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं। अब एक नया आपके सामने पैटर्न नजर आ रहा होगा, मतलब यू क्लियरली सी द न्यू पैटर्न। अच्छा, ये डिफरेंट पैटर्न, ये जो डिफरेंट पैटर्न है ये देखा जाए तो क्या है 26 से 30। पहले इसको समझ लेते हैं डिटेल में। 26 to 30 का मतलब यह है कि मैंने एक क्लास बाउंड्री डिफाइन की, एक लोअर क्लास बाउंड्री डिफाइन की, एक अपर क्लास बाउंड्री डिफाइन की और एक विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल डिफाइन किया। अब एक बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि हाउ कैन यू डिफाइन द क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री एंड विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसमें हम ये डिसाइड करें कि कितनी क्लासेस में हम ब्रेक कर रहे हैं अपने होल डेटा को, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हाइट ऑफ इंटरवल क्या रखनी है, इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन हम जब नंबर ऑफ क्लासेस बना लेते हैं तो उससे हम क्लास जो इंटरवल होता है उसकी विड्थ को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ क्लासेस को डिटरमिन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये देखें, हमने क्या किया, लोअर क्लास बाउंड्री रखी 26, अपर क्लास बाउंड्री रखी 30। आपको मालूम है आपके सामने कितने का हमने ब्रेक दिया है, मतलब कितना विड्थ क्या डिसाइड किया है इस वक्त यहाँ पे? 5 7 28 29 36 27, हाँ 5 की। ठीक है, अच्छा 31 से स्टार्ट हुआ, 31 से स्टार्ट हुआ, 35 तक गया। प्रॉब्लम ये आ रहा था सेकंड हैंड के ऊपर आवाज नहीं जा रही, वहाँ जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो कह रहे हैं आवाज आ ही नहीं रही। अब आप लोगों की आवाज कुछ बेहतर हुई? यहाँ पर देखिए वॉइस क्वालिटी। जी सर, आवाज आ रही है। सही है सर, कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही। ऑनलाइन में भी ये हल्की है सर, हल्की नहीं। सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम। सर इट्स नॉट हल्की, अभी भी बहुत कम आवाज आ रही है। सर अब आई है, अब आ रही है आवाज? भाई आपके लेफ्ट। जी सर अब आ रही है। इसमें वैक्यूम भी नहीं चल रहा। सर आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अब आवाज शुरू हो गई? जी सर अब तेज आ रही है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली आवाज नहीं जा रही है, लेकिन हेडफोन लगा रहा हूँ तो आवाज जा रही है। मुझे बताइए कि वैक्यूम कहाँ यूज करता है? वैक्यूम OneNote पे यूज करता हूँ मैं, लेकिन वैक्यूम चल नहीं रहा ना। सर बेहतरीन आवाज आ रही है, बिल्कुल जबरदस्त, सब समझ आ रहा है। सर बिल्कुल सही आवाज है। स्टूडेंट आप दोनों को आ रही है, सबको नहीं आ रही।
सर बहुत गुड हो गया। सर सर सही है। लो ओके क्लास, चलिए सर एक क्वेश्चन। तो हम ये डिसाइड करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे फिर हेडफोन अरेंज करके दीजिएगा, वरना फिर आवाज का फिर ये प्रॉब्लम। आप जो है ना फैक्ट्री बता लीजिएगा 10 से 15 मिनट पहले, आपको सब कुछ सेट करके दे देंगे, वेबकॉम और ऑडियो सब कुछ। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोलिए, कमशल का नंबर लाइए। जी बोलिए। सर क्लास बाउंड्रीज के बीच में गैप आ रहा है, उसको वो +0.5 -0.5 करके अभी अभी ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, हम उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए 0.5 लेस करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। कब करते हैं? ये जब करते हैं जब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा को, फिर वो क्लास लिमिट्स बन जाएंगी। जी अभी तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो हम डिस्क्रीट फॉर्म में ले रहे हैं, 26 और 30, 31 से 35। इनका क्वेश्चन ये है, यहाँ ऑनलाइन एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर इसमें वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में है और 30 है, 30 के बाद 31 है। अब अगर फॉर एग्जांपल 30 से लेके 30.9 तक, 30.1 से लेके 30.9 तक कोई वैल्यू ऑब्जर्व हो जाए तो हम कैसे उसको कंसीडर करेंगे? तो अब देखिए इसमें इस वक्त हो ये रहा है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो इसलिए हमने क्या किया, क्लास इंटरवल के अंदर इसको डिफाइन किया और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिख दी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक ग्रुप बन गया, पहला ग्रुप किसका है 26 से 30 तक का, दूसरा ग्रुप किसका है 31 से 35 तक का, और इसी तरह से लास्ट ग्रुप है 51 से 55 तक का। ठीक है, इसके सामने इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 3 4 7 5 3 इस तरह से है। अगर आप डेटा को देखें ना पूरा, ये यहाँ इस वाली स्क्रीन पर, तो आप देख रहे हैं 26 से 39 तक जो वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 1 1 1 एक एक दफा ऑब्जर्व हुआ है। लेकिन जैसे हम 40 से लेके ऑनवर्ड जाना शुरू करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई, इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। 40 दो दफा ऑब्जर्व हुआ है, 42 3 टाइम्स ऑब्जर्व हुआ है, और 55 तक हम गए तो 55 वन टाइम ऑब्जर्व हुआ है। तो अब मैं ये कहूंगा कि जो हैवी कॉन्सेंट्रेशन है मार्क्स की, देयर इज अ हैवी कंसंट्रेशन ऑफ मार्क्स किसके दरमियान लय कर रहा है, हैवी कॉन्सेंट्रेशन। तो हैवी कॉन्सेंट्रेशन हमारी 40 से 52 के दरमियान है, हैवी कॉन्सेंट्रेशन 40 से 52 के दरमियान है। उसके बाद वैल्यू जो है वो थोड़ी सी और फिर कम हो गई, यानी 52 तक कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा, 2 दफा है 3 दफा जितना भी है, और फिर उसके बाद जो है वो हैवी कॉन्सेंट्रेशन उससे पहले नहीं थी और 52 के बाद नहीं है। तो ये हमने डेटा से एनालाइज किया। इस प्रेजेंटेशन को, ये जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं, इस प्रेजेंटेशन को मैं कहता हूं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे देखिए कितना सिंपल रिजल्ट हमने कंक्लूड किया कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम हैवी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। हालांकि पहले डेटा बिल्कुल रैंडम पैटर्न पे था आपके पास, आपने उसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके और फ्रीक्वेंसी बता दी। उससे हमें देख के लगा कि नहीं अभी भी हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं डेटा को, तो हमने उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन के बाद अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्लासेस कैसे मालूम होती है। आप ये देखिए कि मैंने इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ क्लासेस ब्रेक की या नहीं की, ये नजर आ रहा है ना क्लासेस में, तो क्लासेस हमने ब्रेक कर दी होंगी। अब मुझे ये बताइए कि determine the number of classes. There is no hard and fast rule to determine the number of classes. It depends on the size of data. जैसा size of data होगा, जिस तरह का size of data होगा, उस तरह उसको देखते हुए हम number of classes
डिसाइड करेंगे। उसका कोई फिक्स रूल नहीं है। अलबत्ता हमने एक दफा वंस वी डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, हमने ये डिसाइड किया कि हम 5 क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, 5 क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब ये है कि जैसे ये डेटा देखो, इसमें कितनी क्लासेस है, 6 क्लासेस मैंने बनाई है। एक 26 से 30 तक बनाई है फर्स्ट क्लास, 31 से 35 सेकंड क्लास। तो नंबर ऑफ क्लासेस टोटल काउंट करोगे तो 6 क्लासेस आ जाएंगी। और ये इसकी यूसीबी और एलसीबी है, आई मीन लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। तो नंबर ऑफ क्लासेस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसको और एग्जांपल से और समझ लो। हमने यहां रखा था 26 से 30 तक, मैं यहां रखता 26 से 28 तक। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या स्टार्ट होता है 29 से 31 तक। फिर अगला क्या डिसाइड होता है 32 से 34 तक। तो नंबर ऑफ क्लासेस डबल हो जाती। अभी 6 क्लासेस हैं, तो उस सूरत में क्या होती है 12 क्लासेस हो जाती। और जब 12 क्लासेस होती है तो डेटा फिर मेरे पास लॉन्ग, मतलब एक बड़ा डेटा होता और एक्सपेंडेड डेटा होता। तो उससे फिर मैं कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन लेस टाइम के अंदर रिसीव नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई मैंने क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस को 6 रखा, ताकि हम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिसीव कर सके इन अ लेस टाइम, एक लेस टाइम के अंदर, ठीक है। डिटरमिन द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है? क्लास विड्थ ये होता है कि क्लास इंटरवल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम क्लास विड्थ कहते हैं। 26 से 30 तक हमने बताया। इसी तरह हाइट h is the width of the class interval, then h is equal to डेटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस डेटा की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लासेस, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर ऑफ क्लासेस की बाद हाइट आ जाएगी आपके पास, और ये रेंज अपॉन m, m रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला m इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्लासेस को। अच्छा जनाब, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पर्पस भी समझ लें और प्रोसीजर भी समझ लें। अगर F1, F2, F3 अप टू Fk फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमने ऊपर ग्रुप फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट किया या सिंपल फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट किया, तो आपके पास F1 से Fk तक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। ऑफ के क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस भी है, के क्लासेस 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 10, 11, 15, कितनी भी क्लासेस हैं। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका समीशन ऑफ एफ जो होगा वो एन के बराबर होगा। व्हाट अबाउट द समीशन ऑफ एफ? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को हम एन कहते हैं। अच्छा, अब टोटल फ्रीक्वेंसी एन है, इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, देन f1 अपॉन एन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, मिसाल के तौर पर यहां अगर हम ये कहते हैं इस डेटा के अंदर, तो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, डिवाइडेड बाय इस पूरे का सम, इस पूरे कॉलम का जो सम होगा, 3 डिवाइडेड बाय समथिंग, जो भी इसका सम आएगा, तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी फर्स्ट वैल्यू क्लास के लिए। इसी तरह से सेकंड क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जी बेटा बोलिए। Could you repeat that? वो समझ बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि डेटा जब आपके पास गिवन होता है उनका, तो हमारे सामने पास हर डेटा की जो क्लास होती है उसके सामने एक फ्रीक्वेंसी होती है। यानी इसको देखो, जैसे प्रीवियस डेटा को 26 से 30 फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब मैं ये कहता हूं मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आई वांट टू कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का सम कैलकुलेट करूंगा, जो समीशन ऑफ एफ होगा, जिसको मैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कहता हूं। तो समीशन ऑफ एफ अगर तुम देखो तो 3 + 3 6 + 4 10 + 7 17 + 5 22 + 3 25। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसकी? 25। ये समीशन ऑफ एफ हुआ।
अब समीशन ऑफ एफ के बाद वही कहते हैं आई वांट टू फाइंड दिस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 3/25, तो F1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकली वो 3/25 समथिंग पॉइंट्स में आ जाएगी। अच्छा, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मैं सेकंड की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो वो भी 3/25 आएगी, फिर 4/25 आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे हम देखते हैं कि किस ग्रुप की या किस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी कम। ये हमें डिस्क्रीट से भी नजर आ जाता, लेकिन सम टाइम हमें कैलकुलेशन के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, तो इसलिए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का ये मेथड देखा है। ये देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसे निकाली है इन्होंने जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा ख्याल है यहाँ बैठे हुए सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज एड अप होती चली जाएंगी नई फ्रीक्वेंसी में, तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आज हमारी सेकेंड क्लास है, ठीक है, जबकि देखा जाए तो सेकेंड क्लास तो है लेकिन क्लास तो एक ही है ना। क्लास आज जो क्लास हो रही है वो क्लास एक है, इसको आप सेकंड क्लास क्यों कह रहे हैं? आपने लास्ट क्लास को एडअप कर लिया इसके अंदर। अगर लास्ट क्लास को एडअप नहीं करते तो आज तो एक ही क्लास है, उस दिन भी एक क्लास थी, ठीक है। उस दिन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 1 थी, आज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस वाली को उसमें एडअप करते हुए। और क्लास देखेंगे तो एक ही, क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 होगी लेकिन क्लास एक ही होगी, तो इस जी सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 होगी लेकिन जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो तो एक ही होगी, क्लास तो एक ही होगी, लेकिन प्रीवियस क्लासेस को एडअप कर लिया जाए तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी बात बताइए, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या इंपॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस देन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और मोर देन से भी। लेस देन और मोर देन का मतलब ये होता है कि ग्राफ दोनों में, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। इस तरह का ग्राफ आ रहा होगा आपके पास, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस, और एक ग्राफ आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है, यानी एक इंक्रीजिंग उसमें ऑब्जर्व होगा और एक डिक्रीजिंग में ऑब्जर्व होगा। तो अगर मैं इंक्रीजिंग और ये मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी सर, ग्राफ नजर नहीं आ रहा। ग्राफ नहीं नजर आ रहा। अब मैंने शो कर दिया, स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिया। ये ग्राफ मैंने आपको बताया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, 2 तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब आप आ जाइए इस एग्जाम्पल के ऊपर। ये हमने क्लास इंटरवल रखा, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखी लेस देन 5.5। अच्छा, पहले तो ये समझे, मैंने स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं की, ये वाली तो स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी। सर हमें सब ग्राफ की लाइन नजर आ रही है। मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं, अब देखिए आगे स्क्रीन शेयर हो गई। जी सर हो गई। जी सर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, क्लास इंटरवल डिफाइन किए लेस देन 5.5। लेस देन 5.5 का मतलब डेटा देखा मैंने और इसको मैंने कंटिन्यूस बनाया। 2 को 0.5 सब्ट्रैक्ट किया और 0.5 ऐड किया 5 के अंदर, तो 2.2 को मैं 5.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 1.5 पे चला जाएगा, और 5 में 1.5 को ऐड करूंगा तो ये 5.5 पे चला जाएगा, ताकि कंटिन्यूस बना सके। नहीं, ये गिवन होगा आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, हम यहाँ पर ये बनाएंगे। इससे ऊपर जो था हमने डिस्क्रीट वैल्यूज थी, वहां नहीं बनाया था कम्युलेटिव।
मिड पॉइंट इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम बताएंगे, जब हम हिस्टोग्राम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी मिड पॉइंट कैलकुलेशन की। क्वेश्चन इनका ये था कि सर क्या हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत है? तो मैंने ये बताया कि मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे उस वक्त जब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को एक्सप्लेन किया। क्लास इंटरवल 5.5 लेस देन, फिर लेस देन 9.5 उसकी फ्रीक्वेंसी, लेस देन 13.5 उसकी फ्रीक्वेंसी, लेस देन 17.5 फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। इसी तरह ये मोर देन के ग्राफ है। अगर 1.5 और मोर देन पे हम जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव 20 है, 5.5 और मोर पे जाएंगे 19 है, एंड सिमिलरली ये सारी वैल्यूज आपने इस टेबल से देखते हुए पहला काम क्या किया, कंटिन्यूअस बनाया। दूसरा काम क्या किया, उसके अंदर लेस देन और मोर देन के अकॉर्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया। अब इसमें एक बात आप समझ लें कि आप कितना ऐड करते हैं और कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर 1 डेसिमल, जैसे ये 9 है ना, तो 9.5 पे लेके जाएंगे, 9.5 पे लेके जाएंगे, और 6 है उसको 5.5 पे लेके जाएंगे। 1 डेसिमल प्लेस पर हमने इसको ऐड किया है। लेकिन समटाइम राइट पे जी बोलिए, राइट पे करने, थोड़ी स्क्रीन राइट पे करने से वो फ्रीक्वेंसीज नजर नहीं आई कि मुझे। अब देखिए अब नजर आ रही है, ठीक है जी सर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये एक रॉ डेटा गिवन है। फॉलोइंग रॉ डेटा शोइंग एजेस इन ईयर्स ऑफ 20 चिल्ड्रन स्टडीइंग इन अ स्कूल। एक डेटा कलेक्ट किया आपने, और वो डेटा कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स का डेटा है, और स्कूल के स्टूडेंट्स के किस पैरामीटर, क्या वेरिएबल है, एज, और आपने इसको यहाँ पर एक रैंडम, अब इसमें तो कोई टेबुलर फॉर्म भी नहीं है, बस ये रैंडमली डेटा लिखा हुआ है। 4.9 से स्टार्ट हुआ, 3.2 पे गया, 4.3, फिर 3.5, और आखिरी वैल्यू देखें 3.3। मतलब एक ऐसी वैल्यूज है जिनका कोई हमें पर्पस नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, और हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए। ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले इसका क्या बनाओ, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ बाय टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 1 ईयर। कितना इंटरवल लो, खुद बता दिया उन्होंने, 1 ईयर का। अच्छा, 1 ईयर का इंटरवल लो। पहले हम ये वाला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आप पूरे डेटा को ऑब्जर्व करें अपैरेंटली, और जल्दी से इसमें से ये देखिए कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको। 2.6 सबसे लोएस्ट वैल्यू नजर आ रही है आपको 2.6, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखिए वो क्या नजर आ रही है आपको, 6.1। तो मैंने क्या किया, पहला काम ये किया कि लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये कैलकुलेट की, और क्लास इंटरवल्स में ब्रेक करना शुरू किया। तो 2.5 से स्टार्ट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये कहेंगे कि क्या मैं कंटिन्यूस बनाने के लिए इसको ये काम कर रहा हूं, नहीं, कंटिन्यूस है ही नहीं है ये। इस वक्त मैं कंटिन्यूस के बजाय सिर्फ इतना कर रहा हूं कि क्लास इंटरवल को विड्थ बराबर रखने के लिए किसी भी क्लास की, मैंने 1 ईयर लेना था ना, तो मैंने 2.5 से स्टार्ट कर दिया और 3.4 पर ले गया, ठीक है। ये 1 ईयर का एक इंटरवल आ गया। ये जो क्लास विड्थ रखी है हमने, ये 1 ईयर की रखी। अब अगर फर्स्ट करें 2.5 का कोई स्टूडेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। 2.6 से तो स्टार्ट हो रहा है ना, 2.6 का एक स्टूडेंट है, 2.7 का अगर होगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमने क्लास एक बना दी जिसके इंटरवल्स को हमने लोअर क्लास वैल्यू, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट में डिफाइन कर दिया। फिर 3.4 से खत्म होने के बाद कहां से स्टार्ट हुआ, 3.5 से, और कहां तक गया, 4.4 तक, और 6.4 को लाके रोक दिया। हालांकि हाईएस्ट वैल्यू 6.1 है, उसके बाद नजर नहीं आ रहा,
लेकिन इक्वल विड्थ का इंटरवल बनाने की वजह से मुझे 6.4 तक वैल्यू लेनी पड़ी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, काउंट किया, उससे टैली मार्क्स निकाले, टैली मार्क्स काउंट किए, जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसके उतने टैली मार्क्स लिख के फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस कर दिया, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। सर आपने जी बेटा, जी बोलिए। आपने 2.6 से क्यों नहीं शुरू किया? 2.6 से अगर मैं शुरू करता तो 3.5 तक लेके जाना पड़ता मुझे, ठीक है, कर सकते थे, 2.6 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन फिर मुझे 3.5 तक ले जाना पड़ता और 6.5 के बजाय डेटा खत्म होता 6.5 के ऊपर, तो ये काम भी कर सकते थे। तो ये इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, सही है, लेकिन कोई डेटा मिस नहीं होना चाहिए। अब अगर आप कहते हैं मैं सर 2.7 से स्टार्ट करूंगा, ये गलत होता है, टेक्निकली गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि 2.6 की जो वैल्यू थी वो मिस हो जाती है उसमें से, ठीक है जी। थ्री 3.4 पे एंड किया है ना, तो अब 3.5 से तो स्टार्ट करेंगे। वही तो मैं बता रहा हूं, आप 2.5 से 3.5 तक लेते तो 1.1 का बन जाता ना। उन्होंने कहा था कि जो क्लास इंटरवल है वो 1 का रखना है आपको, तो अगर मैं 3.5 पे ले जाते तो 1.1 बन जाता, ठीक है। जरा लाइव बोलिएगा। हाँ बना सकते हैं। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने वो सवाल का किया था कि सर वो मिड वैल्यूज निकालेंगे क्या, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, वो क्या है, फाइंड द क्लास बाउंड्रीज और मिड वैल्यूज। क्लास बाउंड्रीज बनाइए और मिड वैल्यूज, तो ठीक है। ये जो हमने क्लास इंटरवल बनाए थे, अब इससे हम आते हैं क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए। 2.5, 3.4 पूरा वही लिखा जो क्लास इंटरवल था, और अब मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी उसके आगे। ये तो ऊपर वाला टेबल कॉपी हो गया एक तरह से, ठीक है। अब मैं क्लास बाउंड्रीज बना रहा हूं, कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज बनाऊंगा। कैसे बनेगी? 2.5 1 डेसिमल प्लेस है ना, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये बन गया क्या, 2.45। ये देखिए, ठीक है, 0.05 सब्ट्रैक्ट किया तो 2.45। 3.4 जी बेटा बोलिए। सर ये क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमेशा हमें ये कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा? जी हाँ, ये आपको हमेशा इसी तरह से बनाना होगा। सर ये हम कर क्यों नहीं, हमने ऊपर बना तो दिए। मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें, दोनों क्लास इंटरवल के दरमियान जो मिड वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं। और क्लास बाउंड्रीज जब बनाएंगे हमें इसको कंटिन्यूअस करना होगा, ठीक है। सर ये एलएमएस पे अपलोड हो ही भी है ना ये लेक्चर? जी एलएमएस पे अपलोडेड है ये लेक्चर, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। 3.45 से 4.45 सिमिलरली आपने यहाँ तक बना लिया, इसका क्लास बाउंड्रीज बन गई, कंटिन्यूअस हो गया ये डेटा। अब मैं उसके बाद उसकी मिड वैल्यूज लिखूंगा, तो मिड वैल्यूज का तरीका आपको मालूम है, x1 प्लस x2/2 करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो मिड वैल्यू आएगी इसकी वो 2.95 आएगी, ठीक है। लाउड बोलिएगा जरा। जी हाँ, कंटिन्यूअस, हाँ तो हम उसको 2.45 बना रहे हैं ना, हाँ तो क्लास बाउंड्रीज की विड्थ फिर प्रॉब्लम करेगी ना, विड्थ ऑफ क्लास बाउंड्री का प्रॉब्लम आएगा। विड्थ की हाइट जो आनी चाहिए ना, हाइट ऑफ द इंटरवल वो इक्वल होनी चाहिए। तो मिड वैल्यूज आपने सबकी कैलकुलेट करनी, यही पार्ट था सेकंड पार्ट में, रिक्वायरमेंट यही थी कि फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड वैल्यू। उसके बाद ये कहते हैं फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है हमने, टोटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यही काम किया हमने। ये देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी 20 थी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी से टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है।
और लास्ट पार्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दो तरह से बनेगा, लेस देन करके बनेगा और मोर देन करके बनेगा। तो लेस देन और मोर देन हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। चला देंगे, मैं सुबह सुबह नहीं चलाता। ठीक है जनाब, ये कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर यहाँ तक अगर हम रखते हैं इसको तो सर वो एक दफा एच वाला दिखा दें, वो जो ऊपर था ये सर, वो नहीं जो एच की जो वो जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ था ऊपर इस एग्जांपल से पहले, क्लास विथ वाला, बस ये वाला। ठीक है सर। ठीक है जनाब, ओके लेक्चर एंड करते हैं हम। कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेक्चर पे अपलोड कर दूंगा आपके। सर लास्ट 2 स्लाइड्स अगर आप तो ये पार्ट सी अगर दिखा दें सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़।